हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं ग्रेविटेशन का थर्ड वीडियो, ग्रेविटेशनल चैप्टर का थर्ड वीडियो। अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। एक फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है। और फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये अभी तक हमने पढ़ चुका है, जी m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो फोर्स जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने के लिए जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम आज एक चीज का फिर से आंसर दें कि ये पेन अगर इसको हम ड्रॉप करेंगे तो मैं भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, मैं भी इस पर लगा रही हूँ और अर्थ भी लगा रहा है, पर ये मेरे पास ना आके अर्थ के पास जाएगा। क्यों जाएगा अर्थ के पास? क्योंकि अर्थ का वजन, अर्थ का जो मास है ना, अर्थ का मास इसके मतलब मेरे कंपैरिजन में अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। मेरा मास उसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो मैं बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हूँ। इसलिए पेन मेरे पास ना रहकर किसके पास जाएगा? अर्थ के पास जाएगा, क्योंकि अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है ना। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने आप नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अपने आप नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है। तो ऊपर से नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। और एक्सीलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी का टाइम के साथ बढ़ना मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है उसको जी से डिनोट करते हैं। उसको हमने पढ़ा था, उसकी वैल्यू क्या आती है? कैपिटल जी अपॉन एम डी का स्क्वायर, है ना। डी या यहाँ पर हम आर मान लें, है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था आर का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ और ये रेडियस ऑफ द अर्थ, ये एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कहां पर ज्यादा होती है? इसकी वैल्यू जी की वैल्यू कहां ज्यादा होगी? इक्वेटर्स पे कम होगी, इक्वेटर्स पे कम होगी और पोल्स पे ज्यादा होगी, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगी, है ना। तो जी की वैल्यू कम। पोल्स पे रेडियस कैसी होगी? कम होगी, तो जी की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सपोज अर्थ है ना, हमारा अर्थ है। अर्थ के अराउंड मोशन कौन करता है? मून, है ना। अर्थ के अराउंड कौन मोशन करता है? मून। तो ये हमारा मून है ना। अर्थ का मास है लगभग 6 इंटू 10⁻24 kg। इसका मास है, अर्थ का मास ग्रे टाइम से, इसका मास है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, है ना। ये इनका मास है। इन दोनों के बीच की, सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस है डी। कितना है? डी है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, है ना। तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करो। किस तरीके से करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट? F इज इक्वल टू क्या होता है? जी अर्थ का मास कैपिटल एम, मून का मास, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना, है ना। तो इसको देख लो किस तरीके से करेंगे। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67, तो लगभग हम यहाँ पर ले रहे हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होती है। इसके बाद हमारा जो मास है, वजन, इसका अर्थ का कितना है? 6 इंटू 10⁻24 और इसका वजन कितना है मून का? 7.4 इंटू 10⁻
22 है ना, ये भी केजी में और ये भी केजी में। और नीचे रखेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कितनी है दोनों के बीच की दूरी, 3.84 किलोमीटर है। हमें हमेशा ऐसा यूनिट में रखना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से। 1 किलोमीटर है 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ और इंटू 1000 मीटर, है ना। इसको देखो किस तरीके से, 3.84 इंटू 10⁵ 1000 मतलब 10⁻³ मीटर। तो क्या हो जाएगा 3.84, जब बेस सेम रहते हैं 10 तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड, 5 + 3 8 मीटर। 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, इसको रखा हमने यहाँ पर इंटू 10⁸ और इसका हमने किया स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, हमें अर्थ और मून के बीच का क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ मतलब इसको खींच रहा है, अब खींचेगा कौन, किसकी तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि मून का वजन कम है, मून का मास कम है, तो ये अर्थ मून को नहीं बल्कि उल्टा मून इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, खींचेगी फोर्स से, क्योंकि अर्थ का वजन ज्यादा है, ज्यादा वजन तो ज्यादा तेजी से खींच रहा है ना, तो इसको खींच रहा है। उसके साथ साथ ये खुद भी रोटेट कर रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, जब अर्थ इसको खींच रहा है तो अर्थ मून को खींच रहा है तो मून इस अर्थ के बाजू गोल गोल घूमने लगता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो मून है वो अर्थ की गोल गोल घूमने लगता है, और गोल गोल घूमना ये कौन से फोर्स से बना है, इसकी वजह से बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की गोल गोल घूमे तो उन दोनों के बीच क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कहाँ से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है ना। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे से देखो, नीचे से देख के लिख रहे हैं 6.7 है इंटू 6, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते रहे, इंटू 7.4 इंटू, अब 10⁻, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, और 10⁻10 मल्टीप्लाई में है ना, तो इंटू 10, यहाँ पर -11, इसमें ये ऐड कर दो, प्लस 24 प्लस 22, ठीक है। देखो केजी स्क्वायर पर केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर कट जाएगा, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में, और मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर को हम अलग से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो फोर्स अकेला किस में आएगा, न्यूटन में, है ना। अब इधर देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स, इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, ना। 6.7 को 7.4 से, देखो कितना आ रहा है, 6.7 को 7.4 से, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 2 26, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 4 46, 6 9 15, 6 7 8 9, 4 9 5 8, है ना। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 6 का, 4 9 5 8 में करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30 34, 6 9 जा 54, 3 57, 6 4 जा 24, 5 29, तो लगभग इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 29748, और एक इसके बाद एक इसके बाद, मतलब 2 के बाद पॉइंट, है ना, और इंटू
10 टू द पावर, इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसको अभी ऐसे लिख रहे हैं तो बाद में सॉल्व कर लेते हैं। 24 प्लस 2 कितना हो गया 46, 4 2 6 2 2 4, 46 में से 11 गए तो कितना बच जाएगा 46 में चले जाएंगे 11 है ना, एक मिनट, हाँ 4 2 6 2 2 4 46, 46 में से 11 चले जाएंगे तो बचेगा लगभग 35, कितना बचेगा लगभग 35। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, नीचे क्या बचा हुआ है 3.84 का हमें स्क्वायर करना है यहाँ पर, और इंटू 10 टू द पावर 8 टू जा 16, जो ऊपर जाके हो जाएगा जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, लेकिन बेस डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट, बेस वही दे जाता पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, फोर्स को कितना आ जाएगा है ना, इसको इस तरीके से कर देंगे। यहाँ देखिए 3.84 और 3.84 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 1 33, 4 3 जा 12, 12 3 15, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 64 3 67, 8 3 जा 24, 6 30, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 1 25, 3 8 3 3 जा 9 2 11, कितना आ रहा है इसको लगभग 6 3 2 5 7 5 12 13 14 14 5 6 7 7 3 1 4 और 1 2 3 4 किया पॉइंट 14.7456 है ना। तो ये आ जाएगा इसका है ना, यहाँ तक चला गया था तो यहाँ बचेगा 297.48 इंटू 14.7456 इंटू 10 टू द पावर 35 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 है ना, 10 टू द पावर 19। अब इसको कर लीजिए आप सॉल्व और आपका आ जाएगा यहाँ पर फोर्स आ जाएगा। इसको कर लीजिए सॉल्व है ना, किस तरीके से, इसको हम राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, देखो यहाँ आ जाएगा 297.48 इन अपॉन 14 पॉइंट है ना, यहाँ दिख रहा है यहाँ तक आपको 14.7 का यहाँ पर 6 से तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 से तो यहाँ 5 तो 14.75 राउंड ऑफ में हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 19। देखो आगे 2 के बाद है, 2 के बाद है पॉइंट, 2 से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा 29748, यहाँ पर भी 2 के बाद है, यहाँ पर भी 2 के बाद है तो 2 से 2 कैंसिल, 1475 इंटू 10 टू द पावर 19, यहाँ पर 19 था, ठीक है। अब इस फोर्स को हम निकाल लेंगे, इस फोर्स को आप क्या करिए निकाल लीजिए। 1475 को किससे डिवाइड करना है 29748, 4 यहाँ 4 ले लो, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 ज्यादा हो जाएगा तो हमें 14 2 जा लेना, कितना आ जाएगा 471,475 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1 15, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2 2950, कितना आ जाएगा 47 जा 2950, तो यहाँ 2 जा चला जाएगा 2950, 4 में से 0 गए तो 4, 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 9 गए तो 0 और 2 में से 2 गए तो 0 है ना, 248 आ जाएगा लगभग है ना। इसके बाद इसको हम और करेंगे 240 है ना, नहीं जाएगा तो किस तरीके से करेंगे इसको हम 24 और हम 8 को लाए, फिर यहाँ 0 से करेंगे, फिर इसको लगभग पॉइंट लगाएंगे तो 2480 और 14 2 जा 28 तो 14 1 जा जाएगा है ना, 14 1 जा लगभग, तो हमें 20.1 समथिंग आ रहा है, देखो यहाँ पर 20.1
इंटू 10⁻19। इस फोर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2.01 इंटू 10⁻19। तो कितना आ जाएगा फोर्स, कितना आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻19 प्लस 120, ये हो जाएगा फोर्स, है ना। समझ में आ रही है वाली चीज, है ना। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके आगे देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। यहां तक हो गया हमारा ग्रेविटेशन वाला, फ्री फॉल बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज समझिए, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है ना, उसकी वजह से दो चीज गिर रही है नीचे, है ना। तो अगर आप दो चीज को फेंकेंगे, है ना, हवा में आप एक काम कीजिए, पत्थर स्टोन को फेंकिए नीचे, है ना, अर्थ पे, और एक पेपर को फेंकिए, कौन सी चीज जल्दी गिरेगी, कौन सी चीज, सभी बोलेंगे कि स्टोन जल्दी गिरेगा, स्टोन जल्दी गिरेगा, पेपर धीमे गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ये बात तो ऑफकोर्स है कि इस पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये जल्दी खींच करेगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है ना, ये जल्दी गिरेगा। ठीक है, क्यों गिरेगा जल्दी अभी बता रहे हैं ना। देखो इस पे एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, Gm/r का स्क्वायर। एक्सीलरेशन में कभी भी जिक्र नहीं है इन दोनों के मास का, ग्रेविटेशनल अर्थ के मास का और किसका, रेडियस, अर्थ की रेडियस का जिक्र है अगर हम निकालें तो इस तरीके से अगर हम निकालें तो दोनों की जो गिरने की रेट होगी, एक्सीलरेशन की रेट होगी, दोनों की सेम होगी। जब दोनों की गिरने की रेट, दोनों में वेलोसिटी का चेंज धीमे, मतलब एक जैसा ही आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों एक जैसे गिर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ गिरना चाहिए, है ना। बोथ विल एक्सीलरेट एट द सेम रेट, है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं बोथ विल एक्सीलरेट एट द सेम रेट। सेम रेट से दोनों एक्सीलरेट होंगे तो सेम गिरना चाहिए, पर फिर भी ये सेम नहीं गिरेंगे क्योंकि स्टोन जल्दी गिरेगा, पेपर धीमे गिरेगा। उसके बीच का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा भी है, एयर है। एयर क्या लगाती है, एयर इन पर रोकने का फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। अब जब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया कांटेक्ट में क्या कितना है। पेपर ज्यादा बड़ा, उसका ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में, इधर हर जगह से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इधर कम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। गोल है छोटा सा, इधर कम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जल्दी गिर जाएगा, और ये ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, किसका, एयर के ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये धीमे से गिरेगा। अगर मान लो इन दोनों को हम क्या करते, एक बॉक्स बंद कर देते, है ना, उसमें से सारी एयर निकाल लेते, वैक्यूम पंप से सारी एयर निकाल लेते बाहर, तो फिर दोनों में को देखते कौन जल्दी गिर रहा है। जब हम दोनों को देखते तो दोनों एक से गिरते, मान लो ये और ये दोनों एक से गिरते। अगर 5 सेकंड बाद ये गिर जाता, 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद ये भी गिर जाता। बोथ विल फॉल एट द सेम रेट, है ना। क्यों, क्योंकि उनका एक्सीलरेशन एक सा है। एक्सीलरेशन कितना है, Gm/r स्क्वायर, इस पे है, Gm/r स्क्वायर इस पे है। जरूरी नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है, जरूर इस पे ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों का गिरने का रेट एक सा होगा, दोनों का एक्सीलरेशन एक सा होगा। अगर वो एयर ना हो वहां पर, अगर एयर हो तो गिरने का रेट सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हवा का, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना। ये चीज आई समझ में। तो हम क्या बोलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एनी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज लाइट और हैवी बोथ विल फॉल एट द सेम रेट, सेम रेट पर दोनों गिरेंगे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया था, है ना। इस वाले एक्सपेरिमेंट को मतलब गैलीलियो साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने इटली में एक टावर है, इटली में
लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। उसके ऊपर से गिरा गिरा के बार बार चीजें देखी और बताया, और उन्होंने किसी तरीके से एयर को वैक्यूम एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होगा, और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर एयर ना हो तो दोनों कोई भी चीज को गिराओ, चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो, एक सी रेट पर गिर रही है ना, एक सी रेट पर गिर रही है ना। जस्ट अ सेकंड, हाँ एक सी रेट पर गिर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोनों पे एक साथ एक्सीलरेशन लग रहा है ना। एक्सीलरेशन मतलब ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन, Gm/r² दोनों पे लग रहा है। इसके बाद देखिए 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर में आपने 3 इक्वेशन पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? v = u + at, v = u + at, और कौन सी? s = ut + ½ at², और v² = u² + 2as, जहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम, और a क्या है? एक्सीलरेशन, a है एक्सीलरेशन, है ना। इस तरीके से समझिए, अगर कोई खड़ा हुआ है, कार खड़ी हुई, इसको मैंने पुश किया, धक्का दिया, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी खड़ी थी तो क्या थी? 0, कुछ वेलोसिटी थी, रुकी हुई थी तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, 0 थी, है ना। जैसे ही हमने उसको धक्का दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ बन गई, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड बन गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई 30 मीटर, मतलब हर एक सेकेंड में फिर वो 30 मीटर चलने लगी फाइनल वेलोसिटी, है ना। और ये जो वेलोसिटी में चेंज आया v - u, वेलोसिटी में जो चेंज आया 0 से 30 हुई, 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, वो कितने टाइम में हुई, है ना। और चेंज ऑफ वेलोसिटी का, चेंज का रेट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टाइम, एक्सीलरेशन सॉरी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v - u/t को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, है ना। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर अब हमें ये क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल चैप्टर में लगानी है, तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है ना, समझो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ऊपर तो पहले रेस्ट पे होगा, तो उसे छोड़ेंगे तो उसे कौन खींच रहा है? नीचे अर्थ खींच रहा है। तो नीचे स्पीड 0 से इंक्रीज हुई, स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कुछ और हुई, तो एक्सीलरेशन हुआ, है ना। कुछ टाइम बाद वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सीलरेशन हुआ। वो एक्सीलरेशन किसकी वजह से हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ तो हम यहाँ इस एक्सीलरेशन को लिख देंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल के लिए सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, है ना। ये चीज आपको समझ में आई होगी। किसके लिए बन जाएंगी सारी इक्वेशंस? एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए बन जाएंगी, है ना। इसके बाद ये चीज आपको समझ में आई, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मास और वेट में क्या अंतर है। मास, मास क्या होता है और वेट क्या होता है? मास क्या होता है और वेट क्या होता है? मास क्या होता है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सामान भरा हुआ है, कितना सामान है, द मटेरियल, द या फिर द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा उसके अंदर, मैटर के अंदर जितना ज्यादा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक मिनट, है ना, पहले लिख लेने तो, प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा, उतना ज्यादा उसका मास होगा, वजन होगा, मास होगा, ठीक है। इसकी ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होता। अगर मान लो हमारा जो वजन है, अगर यहाँ पर भी जो है 30 kg, तो हर जगह 30 kg ही रहेगा वजन, है ना। या कोई भी किसी का वेट कुछ भी है तो वो उतना ही रहेगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट का वेट, इसका क्या है, अगर कुछ भी वेट है तो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेट नहीं, वजन, वजन मतलब मास, इसका मास चेंज नहीं होगा, वेट तो चेंज होगा, है ना। तो इसका जो मास है, मास को हम डिनोट करते हैं, मास को हम लिखते हैं एम से। इट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, चाहे तुम्हें जहां भी जाना है ना, कोई भी प्लैनेट पे जाना चले जाओ, मास चेंज नहीं होगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा मास। अब मास क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ, बुक में लिखा है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ये होता है, देखो हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। जैसे मान लो अगर मैं बस में हूँ, है ना, तो बस में मैं चल रही हूँ एक मोशन के साथ, बस के साथ चल रहा है तो मैं उसी स्टेट में रहना चाहूंगी, है ना। और अगर एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, है ना, ब्रेक लगा दिया, तो मैं इस तरीके से आगे की तरफ जाऊंगी ना, आगे की तरफ होंगी। क्यों होंगी आगे की तरफ, क्योंकि मैं तो चलती रहना चाहती थी, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस कॉम्पेयर टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। अगर हम चल रहे थे तो हम चलते रहना चाहेंगे, अगर हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, जब तक हमसे बाहर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो बस में भी यही हुआ, बस में मैं बस के साथ चल रही थी लेकिन ड्राइवर ने एकदम से रोक दिया, पर मैं तो चलते रहना चाहती थी तो मैं चलती रही, है ना। और मैं मतलब चलती रही मतलब मैंने उसका अपोज किया तो मैं आगे की तरफ बैंड हो गई, है ना, आगे की तरफ बैंड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो उसका जो मोशन का चेंज हुआ, मोशन के स्टेट को जो चेंज करने के लिए, है ना, मोशन का जो स्टेट हुआ वो चेंज हुआ, लेकिन उसको मैं चलते रहना चाहती थी तो मैंने उस स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को रेसिस्ट किया, है ना। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि जब उसके इस मोशन के स्टेट को चेंज होगा तो वो उसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, है ना। रेसिस्ट करेगा मतलब वो चेंज होना नहीं चाहेगा, रेसिस्ट करेगा। तो वही होता है इनर्शिया। अगर किसी का ज्यादा वजन है ना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, अगर किसी का ज्यादा वजन है तो वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, अगर किसी का कम वजन है तो वो कम रेसिस्ट करेगा। इसका मतलब अगर कोई इंसान, है ना, कोई समझ लो मोटा इंसान बस में बैठा हुआ है और बस एकदम से चल रही है तो एकदम से बस ने क्या लगाए, ब्रेक लगाए, तो मोटा इंसान जो होगा, है ना, हेल्दी पर्सन जो होगा वो ज्यादा तरफ आगे की तरफ बैंड होगा। बैंड होगा मतलब कि वो तो चलता रहना चाहता था आगे, है ना, लेकिन बस ने ब्रेक लगा दी तो रेसिस्ट करेगा ज्यादा, ठीक है। और इसकी कंपैरिजन में जो कोई लीन एंड थिन पर्सन होगा वो कम रेसिस्ट करेगा, वो उस स्टेट ऑफ मोशन को कम रेसिस्ट करेगा। तो मोशन का जो स्टेट है अगर वो चेंज हो रहा है तो उस चेंज को रेसिस्ट करना, है ना, अपोज करना, यही होता है इनर्शिया, है ना। जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका कम मास होगा उसका कम इनर्शिया। क्या ये चीज क्लियर है ना। मास की ऐसा यूनिट, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, हाँ, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है, ठीक है। और यहाँ देखो, है ना, मास तक तो समझ में आ गया। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट ये होता है कि हमें अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, जिस फोर्स से खींच रही है वही उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, है ना। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास, है ना, इसको क्या खींच रही है, अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ, किस फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींच रही है ना,
या यहाँ पर भी रख दो, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है तो किस फोर्स के साथ वो नीचे खींच रही है। ये अभी हमने पढ़ा है, अर्थ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही होगा वेट। वेट इज द फोर्स विथ विच एन अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक जो अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट को किस फोर्स के साथ खींच रही है। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वेट, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वेट, है ना। तो क्या हो जाएगा वेट, वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, is the force of force of gravitational, earth is the gravitational force of attraction, gravitational force of attraction on an object, ठीक है। तो वो होगा उसका वेट। वेट कैसा होगा, फोर्स। जैसे हमारा मान लो किसी का भी वेट मान लो 30 kg है ना, और अर्थ की ग्रेविटी एक्सीलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। यही होता है ना, 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो इसका किस तरीके से, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 टू 29 और एक 0 एक पॉइंट, है ना। तो ये इसका फोर्स होगा, और फोर्स हमेशा किस में होता है, न्यूटन। तो क्या ये चीज समझ में आया, फोर्स इज द वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है। इसी तरीके से समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना ज्यादा लग रहा है उतना ज्यादा उसका क्या होगा, वेट होगा। वेट के लिए हम कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू mg। अगर वेट है, फोर्स ही वेट है, तो इसको W से कर दो। वेट को डिनोट करते हैं W से, मास को डिनोट करते हैं m से, है ना। अब वेट, जो वेट है वो हर जगह पर अलग अलग होगा। वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ग्रेविटी की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू होगी हर जगह पर अलग होगी। यहाँ पर एक्सीलरेशन हम क्या देखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड। ये अगर मून पे चले जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से जो वेट होगा, मास तो फिक्स रहेगा पर ये चेंज होगा। तो वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट, अब W लिख रहे हैं, वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है ना, कितना मैग्नीट्यूड, इतने न्यूटन है, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, है ना, नीचे लग रहा है। तो वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, कोई डायरेक्शन नहीं है मास की, कितना मटेरियल उसके अंदर, है ना। लेकिन वेट की डायरेक्शन है, वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या ये चीज समझ में आई, वेट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो g की वैल्यू, अर्थ पे तो g की वैल्यू कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू तो है कांस्टेंट, तो क्या चेंज हो रहा है, मास। किसी के अंदर ज्यादा मैटर है ना, किसी का मास ज्यादा है, किसी का मास कम है, तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा। एक क्लियर टर्म, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, मास की ऐसा यूनिट होती है
केजी, है ना। और वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। मास का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मास कितना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। वेट क्या होता है, वेट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स के साथ खींच रही है ना। F इज इक्वल टू एम जी या W इज इक्वल टू एम जी, है ना। जिसमें से मास की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगी। अर्थ पे अगर बोलें तो ग्रेविटी की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, जी की वैल्यू फिक्स है। तो जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसका वेट होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई ना। इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन देख लें, the mass of object is 24 kg, calculate its weight on earth, take g is equal to 10 ले रहे हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन की यूनिट, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट इट्स वेट, वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 24 kg, उसका एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट कितना आ जाएगा 24 10 जा 240 न्यूटन। वेट हमेशा आता है न्यूटन में। तो ये होता है मास और वेट के बीच में डिफरेंस, है ना। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।